हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे सीरीज़ की जिसमें हम बात करेंगे भारत के कुछ गुमनाम लोगों के बारे में जो भारत के इतिहास में दब गए हैं। शुरुआत करते हैं भगत सिंह। भगत सिंह की जब बात आ ही गई है तो शुरुआत करते हैं चंद लाइनों से। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये लाइनें लिखी गई थी बिस्मिल द्वारा, जिसका मतलब है कि सर कटाने की जो मेरी तमन्ना है ए कातिल, देखना है आज वो ज़्यादा बड़ी है कि जो तेरे बाजू में ताकत है मेरे सर को काटने की, वो ज़्यादा बड़ी है। शुरुआत करते हैं उनके बायोग्राफी से जो लिखा गया था कुलदीप नायर द्वारा, जिसका नाम है लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था बंगा गांव में, जो लियालपुर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, जो आज के पाकिस्तान में है। वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम था किशन सिंह, उनके माताजी का नाम था विद्यावती। और जो उनका जब जन्म हुआ था तो उनके फादर और उनके दो चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह को जेल से रिहाई मिली थी। तो ये दोहरा खुशी का मौका था उनके घर में। ऐसा नहीं है कि भगत सिंह सिर्फ आज़ादी के लिए लड़ते थे या फिर आज़ादी की ही बात करते थे। वो बहुत पढ़ाकू व्यक्तित्व के इंसान थे। उन्होंने अपने स्कूलिंग में ही लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे किताबों का अध्ययन कर चुके थे कि जो कि उनके सिलेबस से परे थी, जैसे कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात की जाती थी उन किताबों में। 1919 का दिन आता है। 19 अप्रैल में रॉलेट एक्ट लाया जाता है सर सिडनी द्वारा, जिसमें बात किया जाता है ना वकील, ना दलील, ना अपील। जिसमें कहा जाता था किसी को संदेह वश में अरेस्ट कर लिया जा सकता है और उनके ऊपर बिना ट्रायल चलाए कितने भी दिन तक जेल में रखा जा सकता था। ऐसा इसलिए ब्रिटिशर्स ने किया था क्योंकि उस समय चल रहा था जो विद्रोह था, वो अपने चरम पे चल रहा था भारतीयों द्वारा। तो उसी को दबाने के लिए उन्होंने ऐसा कानून लाया था। इस कानून का विरोध सभी कोई कर रहे थे और इस कानून के विरोध में गांधी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च किया था जिसका नाम था रॉलेट सत्याग्रह। 6 अप्रैल को गांधी जी ने मूवमेंट लॉन्च किया। वो मूवमेंट उतना सफल नहीं हो पाया क्योंकि 8 अप्रैल को उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर 9 अप्रैल को पंजाब के 2 लीडर थे जिनका नाम है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू, उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि ये जो मेन सेंटर था इसका रॉलेट सत्याग्रह का, वो पंजाब ही था। तो जो पंजाब में जब ये 2 लीडर अरेस्ट हो जाते हैं तो इसके रिस्पांस में लोगों ने जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को, जो कि वैसाखी का दिन था, वहाँ पे इकट्ठा होते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए या फिर डिस्कशन एंड डिबेट के लिए कि अब क्या होना चाहिए। तो उस चीज़ का कोई सुराग ब्रिटिशर्स को दे देता है। फिर वहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर होता है पंजाब का, उसने अमृतसर के ब्रिगेडियर को ऑर्डर दिया जाके आप उस कंडीशन को संभालिए। तो ब्रिगेडियर जो था जनरल आर्डर, उसने गोरखा रेजिमेंट के लेकर उस जाके जलियांवाले बाग में घुसता है और जो एग्ज़िट पॉइंट था उसको ब्लॉक कर देता है। उसके बाद उनको 3 मिनट का वक्त देता है कि जो भागना चाहे भाग ले, लेकिन 3 मिनट में नामुमकिन था किसी को भी भागना। तो उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। जब फायरिंग स्टार्ट हुआ लगभग 379 लोगों की मौत हुई उस समय सरकारी डाटा के अनुसार, लेकिन लगभग 1600 लोगों का मौत हुआ था। ये एक त्रासदी थी। एक छोटा सा कुआं था जिसमें लाशें भर गई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद रहे थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आज भी अगर उस कुएं से पानी निकाला जाए तो उसमें अधिकतर अंश खून ही निकलता है। और जो जलियांवाले बाग की जो दीवार थी उसमें लोग अपने नाखून को धंसा धंसा के प्रयास कर रहे थे कि उस जलियांवाले बाग से बाहर निकल सके, लेकिन कोई बाहर जा नहीं पाया था। सबको वहाँ पे मार दिया गया था। इसके बाद जो रिवॉल्यूशन थी या प्रोटेस्ट था और तेज़ी से अपने उफान पे चढ़ने लगा और जो इंडियंस थे उन्होंने अपने टाइटल्स को धीरे धीरे देना वापस करना स्टार्ट कर दिया। कैसर ए हिंद जो गांधी जी को उपाधि मिली थी उन्होंने वापस कर दिया। सर नाइटिंगेलहुड की उपाधि उनको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को, उन्होंने अपना उपाधि वापस कर दी। जब इतना प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर, तब उन्होंने एक कमीशन बैठाया जिसका नाम था हंटर कमीशन 1919 में ही, जिसमें 8 मेंबर्स थे, जिसमें 5 ब्रिटिशर्स थे और 3 इंडियन थे। और उस कमीशन ने जनरल ओडायर को निर्दोष साबित कर दिया था क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि ब्रिगेडियर जनरल आर डायर ने उसको हैंडल किया था
जनरल ओडायर का उसमें कोई रोल नहीं था। फिर बाद में उन्हीं को इनाम दिया जाता है जब वो लंदन वापस जाते हैं, तलवार दी जाती है, उन्हें कहा जाता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। फिर इसी को रिव्यू करने के लिए जलियांवाला बाग को ही एक कांग्रेस ने भी एक कमेटी बैठाई थी जिसके लीडर थे मदन मोहन मालवीय जी, और उन्होंने जनरल ओडायर को दोषी करार दिया था। लेकिन दोषी करार तो दे दी थी कांग्रेस या फिर इंडियंस ने, लेकिन आज तक उसका बदला लिया नहीं गया था। फिर 40 ऊधम सिंह 21 साल बाद, अमृतसर के वो भी थे, उन्होंने तो कह दिया था, खुले में ही कह दिया था, कोर्ट ने तुम्हें बरी कर दिया, मैं बरी नहीं करूँगा, मैं बदला लेके रहूँगा। और 21 साल बाद 1940 में वो जाके लंदन में जनरल ओडायर को गोली से मार के उसकी हत्या करते हैं। बाद में उनको वहाँ पे फांसी भी दे दी जाती है। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब उस समय भगत सिंह महज 12 साल के थे, और वो स्कूल से डायरेक्ट जलियांवाला बाग में गए थे, और वहाँ पे जाते उन्होंने उस मिट्टी को एक बोतल में भर के अपने घर पे लाए थे। और उस दिन भगत बहुत शांत थे, उछल कूद, किसी से बात नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, और उनके घर में सब उनको भग्गू भग्गू कहते थे। फिर उनकी बहन ने पूछा क्या हुआ भग्गू, तो उन्होंने कहा कि ये जो बोतल में जो मिट्टी भरी है ये जलियांवाले बाग की मिट्टी है, जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए हैं, और मैं इनका बदला ज़रूर लेके रहूँगा। भगत सिंह इतने क्रांतिकारी व्यक्ति थे कि एक बार उनके पिताजी आम की गुठली बो रहे थे, तो उन्होंने पूछा पिताजी ये क्यों बो रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा था अगर हम गुठली बोएंगे तो आज एक दिन इससे कई आम निकलेंगे। तो भगत सिंह ने भी कहा कि मैं बंदूक बोऊंगा ताकि कई बंदूक आ सके और जिसके वजह से हम लड़ाई कर सकें अंग्रेज़ों से। फिर धीरे धीरे 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया, और भगत सिंह बहुत खुश थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, और वो इतने खुश थे वो सोच रहे थे कि अब आज़ादी मिल ही जाएगी, अब तो आज़ादी दूर नहीं है ज़्यादा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के एवज में ही, और वहाँ पे चौरी चौरा में जो वहाँ की पुलिस थी उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें 3 प्रोटेस्टर्स मारे गए थे, जिसके एवज में जनता की वहाँ के जो प्रोटेस्टर थे वो वायलेंट हो गया, और उनको बंद करके पुलिस थाने में सब पुलिस को और उस पुलिस थाने को आग लगा देते हैं, और जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जलकर राख हो जाते हैं। फिर गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब ये वायलेंस तो वो नॉन वायलेंस के पुजारी थे और वो वायलेंस हो गया था चौरी चौरा में, तो गांधी जी ने मूवमेंट वापस लेने का सोच लिया था। वो मूवमेंट वापस एक बैग मूवमेंट वापस ले लिए 12 फरवरी 1922 को। फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर कोई गलती कन्याकुमारी में करता है तो उसको तो कश्मीर वाले तक को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अगर बंद करना है आपको मूवमेंट तो बंद करिए सिर्फ चौरी चौरा में या यूपी में बंद करिए, पूरे देश में नहीं। लेकिन गांधी जी ने किसी की नहीं सुना, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को 6 साल की सज़ा हुई और 1924 में उन्हें 2 साल बाद छोड़ दिया गया था। भगत सिंह बहुत दुखी हुए, वो मतलब टूट गए थे कि उन्होंने कितने सपने देख लिए थे कि अब तो भारत आज़ाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर वो जान गए थे कि अब गांधी जी के बस में कुछ रह नहीं गया, अब उनको ही कुछ करना पड़ेगा। फिर उन्होंने वायलेंट तरीका आजमाने की कोशिश की। फिर वो 1923 में उन्होंने कॉलेज में नाम लिखा, नेशनल कॉलेज इन लाहौर, जो लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित किया गया कॉलेज था। जब वो कॉलेज में थे तो लगभग 300 किताबें पढ़ डाली थी। वो बहुत बड़े पढ़ाकू थे, और ऐसा नहीं था कि जब वो कॉलेज में थे तो उनको प्यार मोहब्बत ऐसा कुछ नहीं होता था जो आज के लोगों को होता था, उनको सब कुछ होता था। एक बार चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उनसे पूछा था, भगत तुम्हारा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? तो भगत ने जवाब दिया था, आज हमारे पास मोहब्बत के लिए वक्त नहीं है, इस ज़िंदगी में तो ज़िंदगी आज़ादी के सिवा किसी और से इश्क नहीं होगा, अगला जन्म मिला तो एक ही काम करेंगे, सारी उम्र महबूब की बाहों में गुजार देंगे। और उनकी माँ उनको लेकर बहुत परेशान रहती थी। वो जब 16 साल के भगत सिंह हुआ तो उनकी माँ चाहती थी कि अब भगत सिंह शादी कर ले।
जैसा हर माँ का सपना होता है कि उसकी उसकी भी बहू आए। तो भगत सिंह ने अपने शादी के विचार को समझाते हुए अपनी माँ से कहा था, अगर मैं गुलाम भारत में शादी करूँगा तो मेरी मौत सिर्फ मौत ही होगी। सोचिए ऐसा मंज़र, कोई बेटा अपनी माँ से ऐसी बातें कर रहा हो तो उस माँ पे क्या बीतती थी। उनकी माँ बहुत रोती थी, अपने माँ को वो बहुत समझाते थे। वो कहते थे, तू न रो माँ, तू है भगत की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंसकर कोई फांसी पर चढ़ेगा नहीं। ऐसे थे भगत, ऐसे था भगत का व्यक्तित्व। और फिर 1924 में उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ज्वाइन किया, जिसके फाउंडर थे सचिंद्र सन्याल। और इनका मेन इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो था वायलेंट होकर काम करना। सोशलिस्ट विचारधारा इनकी थी और ये रिपब्लिक भारत बनाना चाहते थे। ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मांग किए थे। पहली बार 1924 में HRA द्वारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी। आज तक कांग्रेस या गांधी जी नॉन कोऑपरेशन की बात करते थे, गांधी जी डोमिनियन स्टेटस की बात करते थे, या जो कांग्रेस थी डोमिनियन स्टेटस की बात करती थी। लेकिन HRA ने पहली बार डिमांड की थी पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फिर जब इन्होंने वायलेंट होकर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो वायलेंट होने के लिए जर्मन माउजर्स या कई तरह के हथियार चाहिए। तो उन हथियारों को लेने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, और उस पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इन्होंने फिर प्लान बनाया कि वो एक ट्रेन को लूटेंगे। उन्होंने प्लान बनाया 1927 में 9 अगस्त को प्लान बनाया कि काकोरी में वो एक ट्रेन रॉबरी करेंगे, और जो उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन, जो शाहजहाँपुर से लखनऊ के बीच जाती थी। और इसी में ख़जाना रखा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो शाहजहाँपुर से लखनऊ ले जाया जा रहा था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि इसी ट्रेन को लूटेंगे। और उन्होंने काकोरी, एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है लखनऊ से पहले ही, वहाँ पे एक पेड़ के वृक्ष काट के गिरा दिए थे। फिर वहाँ पे उन्होंने ट्रेन रोक दी थी, और इसमें 10 लोग शामिल थे। ट्रेन रोक दी थी, ट्रेन के फिर पूरे बस के को उन लोग बाहर निकालते हैं, फिर ट्रेन को लूटते हैं। और इसी में इनका इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन था, इतना अच्छा वर्क था ना, कोई भाप नहीं पाता था ट्रेन के। और उसके बाद ट्रेन लूटते हैं, बस इनसे 2 गलतियां हो जाती हैं। एक अहमद अली व्यक्ति था, वो इनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, इनका उद्देश्य था सिर्फ ट्रेन को लूटना और एक अंग्रेज़ों को एक सबक देना। तो उन्होंने इसमें कामयाब हो गए थे, पकड़े नहीं गए थे। लेकिन बाद में अहमद अली जो मारा गया था वहाँ पे, और एक गलती और हो गई थी बिस्मिल की, वहाँ पे चादर छूट गई थी। तो उस चादर की वजह से धीरे धीरे जब जांच कमेटी बैठी, तो वहाँ पे जांच कमेटी जब बैठी तो चादर की वजह से उनको एक सुराग मिला। जो चादर जब वहाँ पे मिला तो चादर की किनारे पे लिखा था शाहजहाँपुर, और जब शाहजहाँपुर वहाँ पे लिखा था तो उसको पहुँची वो कमेटी, जब पहुँची वहाँ पे उसको इंक्वायरी करने के लिए जब पहुँची शाहजहाँपुर में, तो वहाँ के धोबी से कंसल्ट किया। तो धोबियों ने बताया कि ये जो चादर है वो बनारसी लाल के दुकान से ख़रीदी गई थी। फिर बनारसी लाल ने बताया था कि ये चादर बिस्मिल की है। और धीरे धीरे सब पर्दा खुल जाता है और सब पकड़े जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद बच निकलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद बच निकलते हैं, और वो अल्फ्रेड पार्ट में फिर बाद में उनको उन्हीं के गद्दार द्वारा सूचना देने की वजह से उनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। फिर ब्रिटिशर्स ने जब उनको लास्ट गोली बचती है उनके पास, तो वो अपने आप को ही गोली मार लिए थे। उन्होंने कहा था कि मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। और वो खुद ही कहते थे कि मैं कभी ऐसी कोई बुलेट नहीं बनी है अंग्रेज़ों की जो मेरे को मार सके। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर अपलोड करूँगा और ऐसे कई सारे वीडियो भेजूँगा। थैंक यू।